इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैमरा किस तरह एनिमेट कर सकते हैं और इसका टाइटल होगा एनिमेटिंग कैमरा। चलें स्टार्ट करते हैं कैमरे की एनिमेशन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक डमी सीन क्रिएट किया हुआ है जिसमें कुछ चेयर्स हैं जो कि रेंडमली प्लेस हुई हुई हैं। हम एक कैमरा क्रिएट करेंगे, क्रिएट कैमरास, कैमरा एंड एम। ठीक है, हमारे पास एक कैमरा आ गया है और इससे पहले हम अपनी विंडो के अंदर वर्क स्पेस के अंदर ऐड करेंगे टाइमलाइन और रेंज स्लाइडर को। कैमरा सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कैमरे का पॉइंट आपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में दे दिया जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं इसको सेंटर, और कैमरा स्टार्ट करते हैं। एनिमेटिंग कैमरे के लिए जो फिजिबल आपका वर्क अराउंड रहेगा लेआउट के हवाले से, वो सबसे बेस्ट होगा कि आप इसको कॉर्ड व्यू में ले लें। ठीक है, कॉर्ड व्यू में जब आप लेंगे तो आपके पास 4 कैमराज आ जाएंगे जिसमें से 3 ऑर्थोग्राफिक और एक पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप देखें तो आप इस व्यू को मूव कर सकते हैं, यानी कि आप इन व्यू में से किसी भी 2 को या तीनों को स्पेस दे सकते हैं कि किसको आप ज़्यादा स्पेस देना चाह रहे हैं, किस में आप मेन काम करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम जो 2 हैं, लाइक जो नीचे के 2 स्पेसेस होंगे जिसमें ऑर्थोग्राफिक कैमराज हैं, हमें उनकी नीड नहीं है फिलहाल इसके अंदर, तो हम इसको ड्रैग करके क्लोज कर देंगे। तो एक व्यू में हमने अपना पर्सपेक्टिव को ऐसे ही एज इट इज रखना है और सेकंड व्यू के अंदर हम पैनल्स के अंदर आके अपने कैमरे को सिलेक्ट कर लेंगे। उस व्यू के अंदर हमें कैमरे की पोजीशन पता चले कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। ठीक है, और रेजोल्यूशन गेट ओपन कर लें ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कैमरे की क्या फ्रेमिंग बन रही है। अब देखें, जैसे ही मैं कैमरे के अंदर रह मूव करता हूँ तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो मूव हो रहा है, वो आपको लाइव फीडबैक मिल रहा है वहाँ पे। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप कैमरा यहाँ से एडजस्ट कर लें और उसके बाद आप अपनी फ्रेमिंग या जो भी आपको एनिमेशन देनी है वो आप दे दें। सेकंड ये मेथड होता है कि हम पर्सपेक्टिव के अंदर जाकर अपने कैमरा को अपनी पोजीशन के हिसाब से एनिमेट करें, उसको मूव करें, प्लेस करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड कैमरा मूव करना है या आपने कोई भी एक सिनेमैटिक टर्न बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम अपने कैमरे को किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट है। आप अपने कैमरे की पहले हाइट सेट कर लें और इसकी जो फोकल है वो क्या रखना चाह रहे हैं। अराउंड ऑब्जेक्ट्स के फोकल लेंथ जो होती है वो 50 to 60 जो है वो ठीक रहती है। 50 फोकल रखने के बाद मैं अपने कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ। आपका जो टाइम स्लाइडर है बेसिकली 1 से स्टार्ट हो रहा है और 120 तक जा रहा है, तो ये आपकी फ्रेम रेंज कहलाती है। इस फ्रेम रेंज के अंदर अगर आपने अपने कैमरा एनिमेशन या कोई भी ऑब्जेक्ट एनिमेशन करनी होती है तो आपको सबसे पहले अपना इन और आउट देखना होता है कि आपका इन और आउट क्या है। इन का मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट फ्रेम होगा एनिमेशन का, और आउट का मतलब जो आपका लास्ट फ्रेम होगा। तो कैमरे का इन और आउट जो होगा वो अगर मैं 1 से लेके 120 तक एनिमेशन कर रहा हूँ तो मेरा इन जो होगा वो फर्स्ट होगा फ्रेम और आउट होगा 120। तो मुझे एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले अपने कैमरे की फर्स्ट फ्रेमिंग देखनी है कि मेरा जो कैमरा है उसका फर्स्ट फ्रेम कहाँ पर बन रहा है और किस तरह से मैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। जो हमारा कैमरा है फर्स्ट फ्रेम मैंने फाइनल कर लिया कि ठीक है मुझे ये कंपोजिशन चाहिए, तो मैं इस फर्स्ट फ्रेम पर आके इसको सबसे पहले की करूँगा। कैमरे की एनिमेशन देने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारी जो एनिमेशन की सेटिंग्स हैं वो क्या हैं। अपनी एनिमेशन की सेटिंग्स देखने के लिए हम विंडोज़ पे जाते हैं, सेटिंग प्रेफरेंसेस और देन प्रेफरेंसेस। हमारे पास माया की प्रेफरेंस विंडो ओपन हो गई है। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम स्लाइडर का यहाँ ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लें। आप यहाँ पे देखेंगे टाइम स्लाइडर के ऑप्शन के अंदर फ्रेम रेट आ रहा है, जो कि डिफरेंट फ्रेम रेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये डिफरेंट फ्रेम रेट्स होते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेट्स से कि अभी जो सेलेक्ट हुआ हुआ है वो 24 फ्रेम पर सेकंड पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। 24 फ्रेम पर सेकंड फिल्म या सिनेमैटिक टाइमलाइन पे हम चूज करते हैं। अगर आप टीवी के लिए काम कर रहे हैं, लाइक नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के लिए काम कर रहे हैं, लाइक टीवी चैनल्स हो गए या कमर्शियल बेस्ड काम है अगर आपका, तो आपको 25 पे एनिमेशन करनी होती है। फिलहाल हम 24 पर ही देख रहे हैं इस वक्त।
यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो प्लेबैक स्टार्ट और एंड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि हमारी जो टाइम स्लाइडर है वो 1 to 120 यानी कि 1 से लेकर 120 तक अभी फिलहाल एक्टिव है। और टोटल जो हमारे पास फ्रेम है इस सीन के अंदर वो है 1 से लेकर 200 तक, यानी कि 1 to 200। ओके, एनिमेशन स्टार्ट और एंड जो है हमारे पास जो स्लाइडर रेंज है, बेसिकली रेंज स्लाइडर जिसको हम कहते हैं, ये 200 तक मैक्सिमम है। और हमने इस 200 के अंदर से फिलहाल अभी 1 से लेके 120 तक के फ्रेम्स को फोकस किया हुआ है। अगर मैं स्लाइडर शिफ्ट करता हूँ तो दैट मीन के 29, अगर मेरा फर्स्ट फ्रेम है 29 से लेके मैंने 148 तक के फ्रेम्स को फोकस कर लिया है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ चंद फ्रेम देखना चाह रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने ये 9 फ्रेम्स फोकस करने हैं 29 से लेकर 37 तक, तो मैं अपने स्लाइडर के थ्रू इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। या मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ कि मुझे 30 से लेके 31 तक के 2 फ्रेम्स मुझे खाली देखने हैं, तो मैं यहाँ पर ये 2 फ्रेम्स भी रख के अपनी एनिमेशन को देख सकता हूँ। हमने यहाँ पे अपनी 1 से 120 तक की एनिमेशन की रेंज एक सेट कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 24 और 25 का डिफरेंस क्या होता है। प्लेबैक स्टार्ट और एंड 1 से 120 है हमारा, एनिमेशन स्टार्ट 1 है और एंड है 200 तक। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड के अंदर हम देखते हैं कि प्ले एवरी फ्रेम आ रहा है, जो कि हमें रियल टाइम फील नहीं देगा। हमें रियल टाइम फील के लिए यहाँ पे 24 FPS क्रॉस 1 पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और अपडेट व्यू हमें ऑल करना होगा ताकि वो ताकि जब भी हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास जितने भी व्यूज़ हैं, यानी कि अपडेट व्यूज़ का मतलब एक व्यू हमारा ये है हमारे लेफ्ट पे और एक व्यू हमारे राइट पे है, यानी कि पर्सपेक्टिव और कैमरा दोनों व्यूज से एट अ टाइम हम अपडेट देख सकते हैं एनिमेशन होते हुए। लूपिंग के अगर आप दे सकते हैं कि लूप वंस हो या लूप ऑस्किलेट हो या कंटिन्यूस हो, तो हम कंटिन्यूस चाहते हैं, हमने यहाँ पे इसको चेक लगा के या बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ हुआ है, हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो एनिमेशन है वो जो ऑप्शन हमने विंडोज से प्रेफरेंसेस से यहाँ से देखे थे, उसका एक सेकंड मेथड ये है कॉल करने का प्रेफरेंस विंडो को, कि हमारे राइट बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक आइकन है, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये भी वही विंडो कॉल करेगा, प्रेफरेंस का बेसिकली शॉर्टकट है ये। इसी तरह से अगर आप टाइमलाइन को थोड़ा सा व्यू करते हैं, रेंज स्लाइडर के बराबर में आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन है जहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं इजीली। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने एक दफ़ा 24 फ्रेम पर सेकंड पे एनिमेशन एडजस्ट कर दी या सेट कर दी या क्रिएट कर दी, तो आप उसको जब चेंज करेंगे बाद में 25 करेंगे या आप 23 करेंगे, तो आपकी एनिमेशन जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वही लूप का ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने लूप करना है या कंटिन्यूस करना है, हमने कंटिन्यूस पे सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए डीएक्टिवेट है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरे के ऊपर एक की लगा रहा हूँ, कि मैं एस प्रेस करके की लगाऊंगा, सिंपल कैमरा सेलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस किया और मेरी फर्स्ट की अपेयर हो गई। देन मैं सेकंड की अपनी जो सबसे एंड में लगाऊंगा वो मैं अपने कैमरे की एनिमेशन को नोटिस करता हुआ देखता हुआ फर्दर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। मैंने फिलहाल कैमरे की एनिमेशन पे एस प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने अपनी लास्ट की लगा के अब मैं फर्स्ट फ्रेम पर आया और मैं टाइम स्लाइडर को ड्रैग करूंगा तो देखें ये सिंपल सी एक बेसिक कैमरा एनिमेशन है जो कि क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फ्रेम है वो देखें बिल्कुल ठीक कंपोज हुआ हुआ है, और जो इसका लास्ट फ्रेम है वहां पर आते आते कैमरा आपका थोड़ा सा आउट हो चुका है, थोड़ा सा नेगेटिव एरिया यहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे, जो कैमरे का एम है यहाँ सेंटर में, हम यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे और इसको भी की करना ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट फ्रेम पे इसको की करेंगे ताकि ये अपनी फर्स्ट फ्रेम की पोजीशन पे रहे, और हम लास्ट फ्रेम पे भी इसको की करेंगे और की करके हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। जैसे ही हम अपने कैमरे में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, हमें दोबारा की करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमने काम किया होगा और हमने उस पर की नहीं लगाई तो वो सारा का सारा काम या जो भी मूवमेंट हमने की है वो सब ज़ाया हो जाएगी। तो हमें की करना ज़रूरी है, दोबारा से हम की कर देंगे अगेन। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो कैमरा एनिमेशन है वो कितनी इम्प्रूव हुई। एंड फ्रेम पर आके मेरा जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट लॉस कर रहा है अपना, ठीक है। तो मैं ये करूँगा कि इसकी थोड़ी सी पोजीशन में चेंज करूँगा कैमरे की। एंड फ्रेम पर आके हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको रिकम्पोज कर सकते हैं।
एंड फ्रेम पर मैंने कैमरा अपना एडजस्ट कर दिया। मैं अगेन इसको की कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो सेंटर है, जो इसका एम है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से हम अपने कैमरे को दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। जो हमारी फ्रेमिंग है, हम जिस तरह से चाह रहे हैं वो हमने एडजस्ट कर ली है। हम इसको दोबारा की कर लेते हैं। ओके, सो अब हम एनिमेट करते हैं कैमरे को अपने। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैमरा एनिमेशन है वो पहले से बहुत डिफरेंट है और बहुत बेहतर है। तो ये एक बेसिक कैमरा एनिमेशन है। इसी तरह से आप अपने दूसरे दीगर कैमरे भी आप एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैमरा चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप दूसरे कैमराज भी हैंडल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने कवर किया कि हम कैमरे को किस तरह एनिमेट कर सकते हैं। चैनल बॉक्स के नीचे देखिए कि डिस्प्ले और एनिमेशन के दो ऑप्शन है। ये ANIM एनिमेशन स्टैंड करता है। डिस्प्ले के नीचे अगर आप देखेंगे तो लेयर्स, ऑप्शंस और हेल्प, ये 3 ऑप्शंस हैं। हेल्प का तो सिंपल एक ऑप्शन है, हेल्प, ऑटोडेस्क की हेल्प ओपन हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सट्रीम राइट पे आपके पास आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने लेयर बनाई, उस ऑब्जेक्ट को उस लेयर में ऐड कर दिया। अगर मैं ये जो लेयर की ये जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो ऑप्शन है लेयर का, इसको वी जो बना हुआ है बेसिकली वी फॉर विजिबल, अगर मैं इसको वी पे से अनचेक करता हूँ तो ये सीन में से हमारे इनविजिबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइड हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको विजिबल करता हूँ तो ये विजिबल होगा। इसके बाद आपके कुछ और मज़ीद ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे फर्दर अपने मॉडलिंग के लेसन में मज़ीद पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेयर को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक एडिटर ओपन करेगा जो कि लेयर एडिटर होगा, सिंपल सा एक। यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले टाइप की हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, विजिबल या नॉन विजिबल, ये आपने देखा था पहले। कलर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि अगर हम इस लेयर को कोई पर्टिकुलर कलर देना चाह रहे हैं जो सिलेक्शन के लिए हमारी ईजी हो, ठीक है। हम इसको रीनेम करते हैं और सेव करते हैं। देखिए जो मैंने कलर दिया था वो कलर यहाँ पे आ चुका है। इस कलर का फ़ायदा आपको वायरफ्रेम मोड में होगा जो कि हम आगे कवर करेंगे कैमरे की क्लास में। तो इसी तरह से अगर हम इस कोन को यूज़ करते हुए दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, जैसे क्रिएट अ न्यू लेयर, तो ये जस्ट एक लेयर ऐड कर देगा, ठीक है। यानी कि आपने जस्ट एक लेयर ऐड करनी है और उसके अंदर अगर आपने मैनुअली कोई और ऑब्जेक्ट असाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। और लेयर को आप ऑर्डर कर सकते हैं कि लेयर सबसे नीचे हो, सबसे ऊपर हो, इन बिटवीन, मतलब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को लेयर में ऐड करना है तो उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और जिस लेयर में ऐड करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो वो लेयर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, इसको आप यूँ चेक कर सकते हैं, इसको विजिबल करके देख लें, विजिबल और इनविजिबल। इसी तरह से आप मल्टी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करते जाएं और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएं और राइट क्लिक करें, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो लेयर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल लेयरिंग है। अगर आपको किसी लेयर से ऑब्जेक्ट रिमूव करना है और आपको नहीं पता कि इस लेयर में कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो आप उस लेयर को राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उस लेयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेट्स से के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपको लेयर डिलीट करनी हो तो सिंपल डिलीट लेयर, आपने वो लेयर डिलीट कर दी, लेकिन आपके उस लेयर डिलीट करने की वजह से आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिलीट नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम लेयर 2 को राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एम्प्टी द लेयर। एम्प्टी द लेयर का मतलब ये है कि लेयर में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो लेयर उसको एम्प्टी कर देगी और वो जस्ट एक खाली लेयर के तौर पे सामने पड़ी रहेगी। उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं लेयर को, देन हम इसको डिलीट लेयर कर देते हैं, तो वो लेयर डिलीट हो गई, आपके ऑब्जेक्ट को कोई डैमेज नहीं होगा। और फिर बाकी आप सबको सेलेक्ट करके एक न्यू लेयर ऐड कर दें तो वो दूसरी लेयर में ऐड हो जाएंगे सारे, ठीक है। हमने सिलेक्शन लेके एक्सट्रीम राइट वाला बटन प्रेस किया था जिसका मतलब है कि क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक न्यू लेयर वो बनाए और उसमें जितने ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हुए हैं वो सब उसमें ऐड कर दें, ठीक है। और लेयर हमारे बहुत काम आती है। आपको अपना पूरा जो माया का सीन होता है
वो अरेंज करने के लिए आपको लेयर की डेफिनेटली नीड होती है। तो ये लेयर का एक बेसिक ओवरव्यू था। आज का हमारा लेसन है चैनल बॉक्स एंड एट्रीब्यूट एडिटर। हमने पहले की तरह एक डमी सीन अपना क्रिएट किया है ताकि मज़ीद हम चीज़ों को समझ सकें इन चीज़ों की मदद से। आपके सामने कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हैं जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है, और हम अभी बात करेंगे चैनल बॉक्स की। चलें हम एक और प्रिज्म क्रिएट करते हैं, और इस बार हम इंटरैक्टिव क्रिएशन को ऑफ करके करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखें कि प्रिज्म की जो क्रिएशन होगी वो व्यू पोर्ट के बिल्कुल सेंटर में होगी। और इसकी अगर हम चैनल बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ देखते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल सब कुछ डिफ़ॉल्ट आएगा। ट्रांसलेशन और रोटेशन की वैल्यू 0 होंगी, जबकि स्केल की वैल्यू 1 होगी। तो स्केल भी अगर 0 होता तो ऑब्जेक्ट आपको नज़र ही नहीं आता, क्योंकि 0 स्केल का मतलब नथिंग, ठीक है। तो स्केल की वैल्यू ज़रूरी है कि स्केल की वैल्यू को ना छेड़ा जाए अनटिल अनलेस कि आपको उसकी ज़रूरत ना हो। अच्छा, अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू ऐड होना शुरू हुई है। ट्रांसलेट जी के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू 5 करते हैं, मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं, तो देखें कि 5 की वैल्यू पे ये ट्रांसलेट हो गया। अगर मैं इसको -5 करूँगा तो देखें कि नेगेटिव एक्सिस के अंदर जाके ये ट्रांसलेट होगा। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी एक्सिस के ऊपर जाके आप इसको मूव करना चाहें, आप इसको रोटेट करना चाहें, तो ये रोटेट पॉसिबल है। और अगर आप इनकी वैल्यूज़ को रीसेट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये क्रिएट हुआ था वही वैल्यू आ जाए, तो आप जस्ट सेलेक्ट करें ट्रांसलेट और रोटेट को, और आप कीबोर्ड से मैनुअली 0 एंटर करके आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, या इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर ट्रांसलेट हुआ है। तो ये आपके चैनल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी ट्रांसलेशन वैल्यूज़ होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इसके अलावा आप प्रिज्म के नीचे देखेंगे कि शेप्स लिखा हुआ है, इसके नीचे देखें इनपुट है। इनपुट के नीचे जो प्रिज्म है, अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं जहाँ पे पॉली प्रिज्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें आपको ये वही ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो ऑप्शंस यहाँ पे, अगर मैं पिरामिड जहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ पॉलीगॉन प्रिमिटिव से, तो पिरामिड के आगे जो स्क्वायर बॉक्स है अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो देखिएगा कि ये ऑप्शन जो हैं ये सेम ऑप्शंस हैं। जैसे साइड लेंथ, ये रही लेंथ आपकी, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस, ये आपकी नंबर ऑफ साइड इन बेस हो गई, सब डिवीजन हाइट हो गई, सब डिवीजन कैप्स हो गई, ये ठीक है। तो ये वही बेसिक चीज़ें यहाँ पे दे देते हैं चैनल बॉक्स के अंदर। तो आप क्रिएट करने के बाद भी यहाँ पे इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा चैनल बॉक्स का एक फर्स्ट लुक था। हम मज़ीद चैनल बॉक्स को यूज़ करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने लेसन्स के अंदर, आपको चैनल बॉक्स की मज़ीद चीज़ें सामने नज़र आती जाएंगी। ओके, सो एट्रीब्यूट राइटर हमने क्योंकि अपना एक कस्टम वर्क स्पेस सेट किया हुआ है, तो एट्रीब्यूट राइटर मैंने अपने लेफ़्ट पे प्लेस किया हुआ है। एट्रीब्यूट राइटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगा वो नज़र आएगा पॉलीटॉरस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट राइटर के अंदर आपको तमाम ऑप्शंस मिलेंगे, ये आपको समझना ज़रूरी है। चैनल बॉक्स के अंदर आपको रोटेशन, ट्रांसलेशन और स्केल तो जैसे नज़र आ ही रहा है, लेकिन चैनल बॉक्स में आपको इनपुट्स नज़र आ रहे हैं। इनपुट का आगे बहुत ज़्यादा काम होगा, हम इसको मॉडलिंग सेक्शन में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। ये जो चैनल बॉक्स का जो टॉप का जो पार्ट है जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं या विजिबिलिटी की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपको एट्रीब्यूट राइटर में भी मिलेगी देखने को। जैसे ट्रांसलेशन आ गई आपकी, जो भी ट्रांसलेशन आ रही है ये चल रही है। सबसे पहले एक्स वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, देन वाई हैं, फिर जी है। ओके, सो इसी तरह से रोटेशन एक्स वाई और जी, स्केल एक्स वाई और जी। नेक्स्ट जो हमारा टैब होगा वो एट्रीब्यूट राइटर के अंदर शेप नोड, ठीक है। एट्रीब्यूट राइटर बेसिकली तीन नोड्स पे रिलाई करता है। सबसे पहले आएगी आपकी ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म नोड क्या होती है कि जहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ हों, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज़ हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल, ये तीनों वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। देन आपका शेप नोड है। शेप नोड क्या करता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो बेसिक शेप है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी शेप नोड में होती है, ठीक है। जैसे उसकी टेसेलेशन कैसी होगी,
टेसेलेशन का मतलब स्मूथ, जो हम अभी तो आपको ये बहुत ज़्यादा जैकेटनेस नज़र आ रहे हैं एजेस के, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक आ रहा है फिर यूं ही बन रहा है, ये बहुत स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ का अगर मैं प्रीव्यू करवाऊँ तो कुछ ऐसा होना चाहिए स्मूथ ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्यूरेट टॉरस बना है जो कि आपको रेंडर पे नज़र आना चाहिए, लेकिन व्यू पोर्ट में इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं। हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे कि स्मूथ कैसे होता है। तो ये उसकी सारी डिटेल है कि हम किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं टेसेलेशन के अंदर। मैश कंपोनेंट डिस्प्ले, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैश कंट्रोल्स हैं, टेंजेंट स्पेस और स्मूथ मैश यहाँ पे आपको नज़र आ गया है। मेन जो आपका शेप नोड का यूजेज होगा वो होगा रेंडर स्टैट्स का। ये स्टैट्स हैं कुछ जिसमें से हम जब लाइटिंग कर रहे होंगे तो हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं आपको इसका यूज़ करके भी बताऊंगा कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम आर्नल्ड यूज़ करेंगे तो हम आर्नल्ड के ऊपर भी कवर करेंगे यहाँ से। तो ये आपका शेप नोड है। देन अगेन आप जो थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका एस जी नोड, यानी कि शेडिंग ग्रुप। ठीक है, ये आपका है शेडिंग ग्रुप, यहाँ पे आपके मटेरियल्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त फ़िलहाल इस पर एक मटेरियल कनेक्ट हुआ है, हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, एट्रीब्यूट एडिटर की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल ए। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करता हूं तो ये एट्रीब्यूट एडिटर ओपन कर देगा। यहाँ पे आपको टैब खुद शिफ्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके इनपुट में कोई भी चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चैनल बॉक्स में भी देख सकते हैं उसको, तो वो चीज़ एट्रीब्यूट एडिटर में भी आप व्यू कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट एडिटर में इस वक्त पॉलीटोरस 2 की ही नोड सेलेक्ट है। देखें यहाँ पे जो नोड नेम लिखा हुआ है वही नोड नेम यहाँ पर भी है, तो ये वही ऑप्शन है जो कि हम एट्रीब्यूट एडिटर में भी देख सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप एट्रीब्यूट एडिटर के थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन चैनल बॉक्स जो है वो एक स्मार्टर वे है काम करने का। चैनल बॉक्स के थ्रू हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं काम करना, हम उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं उस पर काम करने की। तो एट्रीब्यूट एडिटर और चैनल बॉक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी वर्क के अंदर। इसके इन दोनों में से किसी एक के बगैर या इन दोनों के बगैर आप काम नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये था हमारा एक चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू, हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। आगे हम मज़ीद जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब भी हम स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग को, तो उसमें हम देखेंगे कि चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर कितना डिटेल हम यूज़ कर सकते हैं या हम इसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कैमरा एंड लेआउट के ऊपर। इस लेसन का टॉपिक है वर्किंग विद पिवट्स, और हम देखेंगे कि पिवट्स क्या होते हैं और पिवट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। चलें एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट करते हैं। पिवट क्या होता है बेसिकली? पिवट किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट कहलाता है। और आप पिवट देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब आप कोई भी अपना टूल सेलेक्ट करते हैं, मूव टूल, स्केल टूल या रोटेट टूल, तो वो जिस जगह पे मैनिपुलेटर आ रहा होता है वो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का पिवट कहलाता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पिवट चेंज करना हो तो उसके लिए हम इंसर्ट की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट की प्रेस करेंगे, देखें आपके पास जो मैनिपुलेटर है वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, और उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट के पिवट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लेट्स से हम इस ऑब्जेक्ट का पिवट इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके जाके इसको सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए या इसको कंफर्म करने के लिए आप इंसर्ट की दोबारा प्रेस करेंगे तो ये पिवट मोड से बाहर आ जाएगा। जब आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं तो वो पिवट मोड में चली जाती है, और आप अपने ऑब्जेक्ट का पिवट अलाइन करके दोबारा इंसर्ट की जब आप प्रेस करेंगे तो वो उस मोड से बाहर आ जाता है। बेसिकली इंसर्ट की टॉगल है पिवट मोड के लिए, या इसकी जो शॉर्ट की है वो आप जब अपने कीबोर्ड पे डी का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसको होल्ड रखेंगे तो आप अपने पिवट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हमने अपना पिवट सेट कर लिया अपने ऑब्जेक्ट से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर। अब हम एक और पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट कर लेते हैं। टॉरस क्रिएट करते हैं अगेन, और वैल्यूज सेम दे देते हैं। और इस टॉरस को इसके साइड बाय साइड अलाइन कर देते हैं।
ताकि डिफरेंस देख सकें। अब ये दो टॉरस हैं जिसमें से एक का जो पिवट है वो डिफरेंट है और सेकंड का पिवट डिफरेंट पोजीशन पर है। अब इनके पिवट का डिफरेंस जानने के लिए हम इनको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टॉरस जिसका पिवट सेंटर में है वो अपने पिवट के अराउंड रोटेट हो रहा है, और सेकंड टॉरस जो कि हमने पहले बनाया था उसका जो पिवट है वो उस ऑब्जेक्ट से थोड़े डिस्टेंस पे है। तो जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वो उस पिवट के अराउंड रोटेट होगा। इसको समझने के लिए मैं सोलो करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैं रोटेट टूल पे जाता हूँ तो देखिए वो जो रोटेशन का मैनिपुलेटर है वो इससे डिस्टेंस पे शो हो रहा है जहाँ पे हमने उसका पिवट सेट किया था। जब मैं उसको रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट बन रहा है वो इसके डिस्टेंस पर है, तो वो अपने उस पिवट पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा या स्केल होगा। अंडू करें और स्केल मोड पर आते हैं। देखें स्केल में भी अगेन वही चीज़, जब हम इसको स्केल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपने पिवट पॉइंट से इसको स्केल करेगा। किसी भी आप एक्सेस में इसको स्केल कर लें, ये अपने पिवट पॉइंट पे रहकर ही इसको स्केल करेगा। जबकि दूसरा जो पॉलीगॉन प्रिमिटिव है उसका जो पिवट पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन था बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं या हम उसको स्केल कर रहे हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही कंट्रोल होगा रोटेशन के लिए या स्केलिंग के लिए। पिवट पॉइंट का सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स हम अकॉर्डिंगली पिवट पॉइंट को एडजस्ट करते हैं अगर हमें किसी चीज़ में उसकी नीड होती है। लेट्स से कि अगर मुझे रिक्वायर्ड है, अगर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ और मुझे इसको, ये जो मेरा टॉरस है इसको मुझे एनिमेट करना है एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर, तो मैं इसका पिवट सेट करूँगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो आप देखें कि फिर ये इसकी जो एनिमेशन बनेगी वो कुछ डिफरेंट बनेगी। जबकि जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टॉरस क्रिएट किया था जिसका पिवट पॉइंट डिफ़ॉल्ट सेंटर है, अगर मैं उसको एनिमेट करना चाहूँगा तो वो उस तरह की मुझे फील नहीं देगा जो मैंने पिवट सेट करने से दी है। इसी तरह से जब आप इसको मूव करेंगे तो मूव करने के अंदर ये एडवांटेज होता है कि मूव पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ ही लेके चलता है, जबकि रोटेशन उस सेंटर पॉइंट को लेके रोटेट होती है जिस जगह पे आपने पिवट सेट किया होता है। यह स्केल भी एग्जैक्टली रोटेशन के ही एल्गोरिथम को फॉलो करता है। लेट्स से कि हम इसकी एक छोटी सी एनिमेशन करके देखते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे की लगा देते हैं और 25 फ्रेम के ऊपर भी हम एक की लगाते हैं और इसको थोड़ी सी एक एनिमेशन दे देते हैं। और एनिमेशन देने के बाद आप इसको सेपरेटली चैनल के ऊपर भी की कर सकते हैं। हम इसको की कर लेते हैं यहाँ से 25। तो अब आप देखेंगे कि ये किस तरह से एनिमेट हो रहा है। और सेम एनिमेशन अगर हम इस टॉरस को अगर देते हैं कि जी पर आगे -360 देन अगेन की, और जब हम इसको प्ले करेंगे अब आपके सामने डिफरेंस है कि पिवट पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि पिवट क्या काम करता है। मेनली पिवट एडजस्ट करने की वजह से ऑब्जेक्ट की एनिमेशन बिल्कुल बदल चुकी है। जब भी हम किसी चीज़ की एनिमेशन या मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो पिवट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके अलावा पिवट को स्नैपिंग भी की जाती है। लेट्स से कि अभी इस वक्त अगर मेरा पिवट इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे अलाइन हुआ है तो इसको सेंटर में करने का तरीका ये है कि हम मॉडिफाई पे जाते हैं, फाइल एडिट क्रिएट सेलेक्ट मॉडिफाई पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पिवट के ऑप्शन है सेंटर पिवट। जब मैं इसको सेंटर पिवट पे क्लिक करूँगा तो माया इस ऑब्जेक्ट के हाइट और विड्थ को कैलकुलेट करते हुए बिल्कुल सेंटर में इसके पिवट को अलाइन कर देगा। इस लेसन में हमने कवर किया पिवट्स क्या होते हैं और हम इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं। आउटलाइनर माया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हायरार्की ब्राउजर है। आउटलाइनर के थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारे सीन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स हों, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज हो या टेक्सचर से रिलेटेड कोई भी चीज हो। हम एक डमी सीन पे काम कर रहे हैं जिसमें चेयर्स की कुछ पोजिशन रैंडमाइज हुई हुई है।
हम आउटलाइनर ओपन करते हैं। आउटलाइनर ओपन करने के लिए आप विंडोज पे जाएं और देखें यहाँ पे सामने आउटलाइनर का बटन है, इसको आप क्लिक कर दें। आउटलाइनर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि आउटलाइनर के अंदर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसपे हम आगे जाके मॉडलिंग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि आपके पास ये 4 डिफॉल्ट कैमरास हैं जो कि माया के अपने कैमरास हैं, जिसमें पर्सपेक्टिव है, टॉप, फ्रंट, साइड, और एक कैमरा जिसको हमने एनिमेट किया हुआ है, जो कैमरा 1 के नाम से हमने क्रिएट किया था, जिसको हमने एनिमेट किया है। हम पर्सपेक्टिव के विंडो को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कैमरा जो हमने एनिमेट किया है, हमने आउटलाइनर से जब इसको सिलेक्ट किया तो ये पर्सपेक्टिव में सिलेक्ट हो चुका है। जब हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आउटलाइनर में भी वो सिलेक्ट हो रहे हैं, या हम आउटलाइनर से अगर सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको सिलेक्शन देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीन के अंदर या आपके व्यू पोर्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। आउटलाइनर को हम यूज करते हैं प्रॉपर ग्रुप बनाने के लिए या हिरार्की सेट करने के लिए। ये वही ग्रुप्स हैं जो हम फोटोशॉप में भी बनाते हैं। ग्रुपिंग का फायदा ये होता है, या हिरार्की प्रॉपर रखने का फायदा ये होता है कि लेट सपोज के अभी यहाँ पे आउटलाइनर के अंदर जितने भी हमने ये ऑब्जेक्ट अपनी सीन फाइल में रखे थे, ये सब एक रैंडम ऑर्डर में रखे हुए हैं, ठीक है। हम इनको अगर अरेंज करें तो ये कुछ इस तरह से होंगे। लेट से कि अगर ये एक चेयर है, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं ड्रैग करके, तो इसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी रैंडमली। अगर मैं इसको मूव करना चाहूंगा तो मुझे बार बार आउटलाइनर से ये सिलेक्शन लेके मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे चेयर को सेलेक्ट करना है तो मुझे रैंडमली सारे ऑब्जेक्ट्स शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये एक टाइम टेकिंग टास्क होता है। समटाइम्स आपके ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसका हल ये होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके सेलेक्ट करें, ठीक है, आउटलाइनर पे जाएं अपने और कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये ग्रुप बन जाएगा तो इसको मूव करना बहुत इजी रहेगा। कहीं पर भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, अंडू कर दें इसको। इसी तरह से हम अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं। मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन प्रॉपर हो। हम इसको ग्रुप कर देते हैं। अगेन एक और चेयर का ग्रुप हो गया। देन अगेन हम एक सिलेक्शन ले लेते हैं और जो हमारे सीन में एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो रहा है हम उसको कंट्रोल प्रेस रख के सिलेक्शन से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैमरे का देखें, जो कैमरे का एम है ये भी सिलेक्शन में आ गया। तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आपके जो सिलेक्शन टूल है, जो उस वक्त आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टूल, कंट्रोल प्रेस करते ही इसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिलेक्शन से कोई भी चीज़ माइनस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्शन में ऐड कर लूंगा, ठीक है। अगेन हमने एक चेयर सेलेक्ट की और हम इसको कंट्रोल जी प्रेस करके इसको ग्रुप कर लेते हैं। देन जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम आउटलाइनर से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी एक ग्रुप हुए ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप किया जा सकता है। अगर इन सबको मैं ग्रुप कर दूं, ये एक कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा। इस पूरे ग्रुप को भी मैं मूव कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। और इस ग्रुप को अगर आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि आउटलाइनर में जो मैंने अभी ग्रुप क्रिएट किया है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइन बना हुआ है जो कि प्लस का साइन है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इस ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को मैं व्यू कर सकता हूँ। अगेन आप उस ग्रुप के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसके अंदर भी आप मौजूद तमाम मैश को या जो भी आपने एलिमेंट्स रखे हैं उन सबको आप व्यू कर सकते हैं। ग्रुप को आप रीनेम भी कर सकते हैं। जस्ट सिंपल उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रीनेम के लिए ऑप्शन आपको दे देगा। उसके बाद आप उसको रीनेम कर लें। इसी तरह से जो आपका मेन ग्रुप होगा उसको भी आप डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम आउटलाइनर के अंदर से किसी भी चीज को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ग्रुप 1 के नाम से मेरे पास आउटलाइनर के अंदर एक चेयर मौजूद है। अगर मैं इसको अपने सीन से हाइड करना चाह रहा हूं तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एच प्रेस करूंगा तो ये मेरे सीन में से हाइड हो जाएगी, ठीक है। और हाइड करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे ग्रुप 2 को हाइड करना है तो आपके चैनल बॉक्स में देखें कि ट्रांसफॉर्म नोड्स हमारे पास यहाँ विजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे विजिबिलिटी का एक ऑप्शन है। विजिबिलिटी के आगे ऑन लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के लिए हमें यहाँ पे इसको 0 लिखना है। 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है, ठीक है। तो हम इसको 0 कर देंगे, 0 प्रेस करके एंटर कर दें तो ये
हम इस तरह से भी हाइड कर सकते हैं। और अनहाइड करने के लिए अगेन कि हम इसको विजिबिलिटी से अनहाइड कर लें, या हम इस ऑब्जेक्ट को या हम इस ग्रुप को सेलेक्ट करके शिफ्ट एच अगर हम करेंगे तो ये आउटलाइनर से अनहाइड हो जाएगा। इसके अलावा आउटलाइनर के थ्रू आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आउटलाइनर के अंदर ही कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की है, और डुप्लीकेट करने का जो मेथड है एक, वो एडिट में जाके आप सिंपल यहाँ से डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। हम इसको डुप्लीकेट करके अगेन हम इसको मूव कर सकते हैं। डिफरेंट आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। आउटलाइनर का जो मेन रूट है वहाँ पे आप सेम नाम के ग्रुप्स नहीं रख सकते। जैसे मैं अगर सेम नाम रखना चाहूँगा तो वो कभी भी रीनेम नहीं करेगा। अगर मैं 3 को 3 से करना चाह रहा हूँ तो देखें वो काउंट बढ़ा देगा। इसके अलावा आप आउटलाइनर को डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने कर्सर को आउटलाइनर के बॉटम पे लेकर आएंगे और वहाँ से आप एक और विंडो को ड्रैग ओपन कर सकते हैं आउटलाइनर की। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ऊपर आउटलाइनर की विंडो में और नीचे आउटलाइनर की विंडो में दो अलग अलग हिरार्की पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाली विंडो में चेयर ग्रुप 2 के अंदर जो ग्रुप 1 है हमारा, उसके अंदर अगर मैं कोई काम करना चाहूँ और सेम टाइम पे मैं ऊपर किसी ग्रुप के अंदर चेयर के अंदर काम करना चाहूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल है अगर मैं आउटलाइनर को डिवाइड करके काम करूँ। ठीक है। आउटलाइनर माया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिरार्की ब्राउज़र है। इसको यूज़ करते हुए आप अपने बड़े से बड़े सीन को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आउटलाइनर यूज़ नहीं करेंगे और आप अपने सीन को मैनेज नहीं करेंगे तो आपके लिए सीन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।